नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, एक एक कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। बीते 3 मार्च को 6वां चरण संपन्न हो गया। एक चरण अभी शेष बचा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि प्रदेश की बागडोर किस पार्टी के हाथ में होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वापसी करते हुए फिर से देश की कमान हाथ में संभालेगी, या समाजवादी पार्टी को जनता सिरमौर बनाकर उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपेगी। साथियों, राजनीति के जानकारों, विश्लेषकों और मतदाताओं के व्यवहार के आधार पर हम इस वीडियो में आज 6वें चरण के दौरान प्राप्त हुए कुछ रुझानों की बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि किस कारण किस राजनीतिक दल का चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। साथियों, 6वें चरण में कुल 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। इन जिलों में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिले शामिल हैं। 6वें चरण में संपन्न हुए इन 57 विधानसभा सीटों पर कुल 56.6% वोट डाले गए। साथियों, यह मत प्रतिशत साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान डाले गए मत प्रतिशत के लगभग बराबर ही रहा है। साथियों, 6वें चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ सहित उनके मंत्रिमंडल के 7 मंत्रियों सहित नेता प्रतिपक्ष राव गोविंद चौधरी, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इन चुनावों में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। साथियों, इस 6वें चरण में एक गजब तरीके का रुझान देखने में आया है। पिछले 5 चरणों में चुनाव मैदान से लगभग बाहर दिख रही बहुजन समाजवादी पार्टी इस चरण में कुछ संघर्ष करता हुआ अवश्य दिखाई दी है। समाजवादी पार्टी के सक्रिय होने से जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाजवादी पार्टी के नुकसान की चपेट में आती दिख रही हैं। कई सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सक्रियता ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अंबेडकर और सिद्धार्थनगर जिलों में ऐसी स्थिति देखने में आ रही है। 6वें चरण में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इस चरण में चुनाव लड़ना आसपास की अन्य विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बंपर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तुमकुही विधानसभा सीट से चुनाव में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सूर्य प्रताप शाही भी अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे रामअचल राजभर और लालजी वर्मा भी इस चरण के मुकाबलों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों में शामिल हुए नेता इस चरण में अपना कोई जादू नहीं दिखा सके हैं। वह अपनी जाति के मतदाताओं को बड़ी संख्या में गठबंधन के पक्ष में मतदान नहीं करा सके हैं। इस चरण में हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी नुकसान में दिखाई दे रही है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है कि कोई दूसरी पार्टी उसके संख्या को पार कर इस चरण की बड़ी पार्टी बनकर उभर रही हो। 6वें चरण के जिन 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, यदि उनकी तुलना हम 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से करें तो हम पाते हैं कि 2017 में इन 57 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि बसपा के खाते में 5, सपा के खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं कांग्रेस, अपना दल, सुभाषपा और निर्दलीय के खाते में 1-1 सीट गई थी। राजनीति के जानकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और मतदाताओं के व्यवहार के अनुभव के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी 6वें चरण में बहुत बड़े नुकसान में नहीं है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीत सकती है। साथियों, कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ कांटे के मुकाबले में है। यह ऐसी सीटें हैं जो कोई भी पक्ष जीत सकता है। यदि इन सीटों को विपक्षी दल जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 40 से नीचे भी जा सकती है। यदि इन कांटे के मुकाबले वाली सीटों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने में सफल रहते हैं
तो यह आंकड़ा बढ़कर 40 से 45 की तरफ भी जा सकता है। साथियों, कुछ निजी कारणों से हम पांचवें चरण में संपन्न हुए मतदान का विश्लेषण नहीं कर सके थे। अतः संक्षेप में हम पांचवें चरण के मतदान के रुझान पर भी एक नजर डालते हैं। साथियों, पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इन जिलों में अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती और रायबरेली जिले शामिल हैं। साथियों, रायबरेली ऐसा जिला है जिसकी अधिकांश सीटों का चुनाव चौथे चरण में संपन्न हो चुका था, लेकिन एक विधानसभा सीट पांचवें चरण के लिए रह गई थी। अतः इस सीट पर पांचवें चरण में चुनाव संपन्न हुआ। पांचवें चरण में कुल 54.04% मतदान हुआ, जो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हुए 58.4% मतदान से कम है। पांचवें चरण में सबसे अधिक मतदान बाराबंकी में हुआ, यहां पर 68.64% वोट पड़े, जबकि सबसे कम मतदान प्रयागराज में हुआ। यहां पर 53.73% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। राजनीति के जानकार चुनाव विश्लेषक पांचवें चरण में पिछले चुनाव की अपेक्षा हुए कम मतदान को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। कुछ लोग इसे एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखते हैं तथा उनका मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मतदाता अति का शिकार हुए और वह संतुष्ट होकर बैठ गए कि उनकी सरकार आ ही रही है, जबकि सरकार के विरोध करने वाले लोगों ने मतदान कर अपने विरोध का इजहार किया। जबकि कुछ लोग इसको दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि किसी सीट पर कम मतदान होता है तो वह सरकार के पक्ष में जाता है, क्योंकि सरकार के विरोध के लोग सरकार बदलने के लिए बम्पर मतदान नहीं कर सके हैं। ऐसे में यह कम मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। पांचवें चरण में सबसे चौंकाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी न किसी तरीके से हिंदुत्व के चारों तरफ गूंथे रखती है और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला अयोध्या है। और यदि अयोध्या में ही अयोध्या विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी संकट में फंसी दिखाई देती हो, यह एक चौंकाने वाली बात है। साथियों, पांचवें चरण में हुए चुनाव में कुछ ऐसी ही खबरें प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति लोगों में नाराजगी बताई गई है। इतना ही नहीं, मतदान से पूर्व अयोध्या के साधु संत बटे हुए दिखाई दिए। अयोध्या विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कांटे के मुकाबले में फंसने का एक और कारण यह भी है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद बड़े स्तर पर विकास कार्य कराया गया है। शायद अयोध्या देश की पहली विधानसभा सीट है जहां पर विकास कार्य और सड़कों के चौड़ीकरण के कारण लोगों का एक वर्ग नाराज है। अयोध्या के अंदर सड़कों के चौड़ीकरण और कई तरह के विकास कार्य के लिए कुछ निर्माणों को गिराया गया है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग नाराज हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में फंसी हुई थी। इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल कई बार दौरा कर गए। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि इस स्थिति को संभाल लिया जाए, लेकिन मतदान के बाद जो खबरें प्राप्त हो रही हैं उनसे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट पर फंस गई है। बात करें चित्रकूट जिले की, तो चित्रकूट जिले की दोनों विधानसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से स्थानीय लोगों में नाराजगी थी, लेकिन बताया गया है कि पांचवें चरण के मतदान से पूर्व ही मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके उम्मीदवारों के द्वारा साध लिया गया। प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह अपनी सीट पर चुनाव में करीबी मुकाबले में फंसे हुए हैं, जबकि नंद गोपाल नंदी चुनाव जीत रहे हैं। चरण में एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट रामपुर खास, जिस पर कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं। इस बार आराधना मिश्रा इस सीट पर करीबी मुकाबले में फंस गई हैं। वह अपना चुनाव हार सकती है। साथियों, पांचवें चरण में यदि कुंडा विधानसभा सीट की चर्चा ना की जाए तो यह बेईमानी होगी। इस बार कुंडा विधानसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने तर्कस के सारे तीर चलाए। यहां तक कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच चुनावी तीर भी चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन
चुनाव के बाद जो तस्वीर उभरकर इस विधानसभा सीट पर सामने आ रही है वह राजा भैया के पक्ष में जाती है। राजा भैया यहां से बम्पर जीत दर्ज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुंडा विधानसभा सीट के आसपास की विधानसभा सीटों पर राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को कड़े मुकाबले में फंसवा दिया है। कौशाम्बी के सिराथू से है, यहां से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पर जानबूझकर यह दांव खेला है और उन्हें सिराथू से चुनाव लड़ाया। चुनाव से पूर्व काफी रिपोर्ट यह बता रही थी कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में फंस गए हैं, वह चुनाव हार सकते हैं। लेकिन साथियों, चुनाव के बाद स्थिति बदली हुई दिखाई दी और यहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। पांचवें चरण में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आई जिन्होंने मतदान से पूर्व मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित किया? समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात कही, जिसका कहीं कहीं पर असर दिखाई दे रहा है। यदि यह असर चुनाव पर भी पड़ा है तो इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। पांचवें चरण में दो ऐसे वर्ग उभर के सामने आए हैं जिनको शायद पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में राजनीति के जानकारों और चुनाव विश्लेषकों के द्वारा अनदेखा किया गया। यह वर्ग है महिला वर्ग और दूसरा वर्ग है लाभार्थी वर्ग, यानी जिसने सरकार के द्वारा दी गई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। साथियों, यदि चुनाव में महिला वर्ग और लाभार्थी वर्ग का प्रभाव पड़ा तो यह चुनाव की दशा बदल सकता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस महिला वर्ग और लाभार्थी वर्ग के प्रभाव से कई विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरण टूट सकते हैं। यदि हम पांचवें चरण में हुए मतदान को बारीकी से देखें तो यह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण की अपेक्षा एक अलग हटकर चुनाव है। यहां पर किसी एक जाति का बहुत बड़ा दबदबा नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण की तरह यहां पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में यह फैक्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। इसके अलावा यहां गैर यादव ओबीसी जातियों काफी संख्या में है। कुछ लोगों का कहना है कि गैर यादव ओबीसी जातियां भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। हालांकि इतना तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी नाराजगी इतनी है कि वह पूरी तरह से क्लीन स्वीप होकर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल के पक्ष में जाती हो। लेकिन यदि इन जातियों का एक वर्ग नाराज होकर विरोधी दलों के पास जाता है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिखाई देता है। साथियों, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की तरह ही पांचवें चरण में भी साफ दिखाई दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर रही है। ताकि कुछ जानकार यह मानते हैं कि जिन सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की स्थिति कमजोर है वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के मतदाताओं ने, विशेषकर जाटव समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। साथियों, मैं अपने ऐसे साथियों की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं उस उदाहरण को आपके सामने पेश करता हूं जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। गठबंधन में बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के द्वारा अपने अपने समर्थकों और मतदाताओं से दिल खोलकर अपील की थी कि वह गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। इसके बावजूद इन चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी को जहां महज 10 सीटें प्राप्त हुई, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीतने में कामयाब रही। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों के मुखियाओं के द्वारा अपील किए जाने के बावजूद दोनों पार्टी के मतदाता और समर्थकों के द्वारा एक दूसरे के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग नहीं की गई। तो इससे जो हमारे साथी यह कहते हैं कि जाटव समाज के नाराज मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है, वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। पांचवें चरण में संपन्न हुए मतदान के दौरान गैर यादव ओबीसी मतदाताओं के बीच भाजपा को लेकर नाराजगी थी। एक वर्ग ने भाजपा के खिलाफ वोट भी किया, जिससे भाजपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी समाज के बीच जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई दलित समाज के मतदाताओं के द्वारा की गई है। साथियों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी
पांचवें चरण में भी चुनाव मैदान से लगभग बाहर ही दिखाई दी है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक और मतदाताओं के द्वारा विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया गया है। पूर्व के चरणों की तरह पांचवें चरण में भी यह ट्रेंड देखने में आया है कि शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है, जबकि कुछ स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में कई चरणों में चुनाव संपन्न होते हैं। ऐसे में पूर्व के चरण आगामी चरणों पर प्रभाव डालते हैं। मतदाता पूर्व के चरणों की हवा को देखकर भी मतदान करते हैं, लेकिन मतदाताओं की चुप्पी इस बात का इजहार नहीं करती है। ऐसे में मौन मतदाता सभी पार्टियों के उम्मीदवारों और संगठन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसा ही कुछ पांचवें चरण में भी देखने में आया। जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, यदि उनकी तुलना साल 2017 के विधानसभा चुनाव से की जाए तो पता चलता है कि अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने और 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि सुल्तानपुर जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। चित्रकूट जिले की दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर यहां क्लीन स्वीप किया था। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2, अपना दल के द्वारा 2, कांग्रेस के द्वारा 1 और राजा भैया के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें गई थी, जबकि कौशाम्बी जिले की तीनों विधानसभा सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी क्लीन स्वीप किया था। अब बात करें प्रयागराज जिले की, तो प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 8, बहुजन समाजवादी पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और अपना दल को 1 विधानसभा सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 और समाजवादी पार्टी के द्वारा 1 विधानसभा सीट को जीतने में कामयाबी हासिल की गई थी। साथियों, यदि अयोध्या जिले की बात करें तो अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर क्लीन स्वीप किया था। साथियों, यदि बहराइच जिले की बात करें तो बहराइच जिले की कुल 7 सीटों में से 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और 1 सीट समाजवादी पार्टी के द्वारा जीती गई थी, जबकि श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और 1 विधानसभा सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा जीती गई थी। साथियों, अब अंत में बचता है गोंडा जिला। गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए अपना परचम लहराया था। 5वें चरण के विधानसभा चुनाव में भले ही बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान से बाहर दिखाई दे रही हो, लेकिन कई सीटों पर वह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में बनी हुई है, जहां हार जीत का फैसला कम वोटों से होगा। ऐसे में कौन सी पार्टी 5वें चरण में कितनी सीटें जीतेगी, यह सही कहना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण में 42 से 45 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान आगामी 7 मार्च को होगा। साथियों, अभी तक के 6 चरणों के ऊपर यदि नजर डालें तो यदि दूसरे चरण को छोड़ दिया जाए, जिसमें समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर 21 साबित हो रहा है, अन्य सभी चरणों में अर्थात पहले, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे चरण में भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के तौर पर उभरी है। अभी तक संपन्न हुए 6 चरणों पर यदि हम नजर डालें और मतदाताओं के मत रुझान को समझें तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के 202 के जादुई आंकड़े को या तो पार कर चुकी है या उसके लगभग करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में 7वां चरण निर्णायक होगा। 7वें चरण के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की गद्दी उत्तर प्रदेश की जनता किसके हवाले करती है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।